हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है लुसेंट की और बाकी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, सीबीएसई की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटी की, जिसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या डिस्कस करने वाले आज हम? सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करने वाले। देखिए, इस टॉपिक के अंदर पहली बात तो ये जो टॉपिक है ना, हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पॉलिटी पूछी जाती है वहां वहां सुप्रीम कोर्ट वही अपने आप क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो आप, है ना? तो हम इसमें कौन कौन सा एक्सपेक्ट करने वाले हैं, मतलब कवर करने वाले हैं। पहली बात तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 100%। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापम हो चाहे एसएससी हो, अरे मैं तो कह रहा हूँ जहां पॉलिटी पूछी जाती है, जहां सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा, वहां ये क्लास काम आएगी, है ना? क्योंकि हम क्या क्या कवर करने वाले देख लो एक बार। हम कवर करेंगे इतिहास, यानी सुप्रीम कोर्ट बना कैसे आखिर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन समझेंगे, है ना? तीसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजों की अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होती है, ये देखेंगे। फिर इनके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये देखेंगे। ठीक है, और अपॉइंटमेंट को लेकर किस प्रकार के डिस्प्यूट आए हैं चीफ जस्टिस और जजेस में, वो भी देखेंगे। फिर कार्यकाल और हमारा शपथ, आज की क्लास में नहीं देखेंगे। बाकी पावर्स क्या है, 18 चीफ जस्टिस क्या होते हैं, उसके बाद एड हॉक जज क्या होते हैं, है ना? ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। और क्या क्या जुरिसडिक्शन किसका, सुप्रीम कोर्ट का। चलिए आज इतना पढ़ते हैं, क्योंकि इतने ही पढ़ने में आपको कितने मतलब 40 मिनट लग जाएंगे लगभग, है ना? चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? इतिहास से। इतिहास से कैसे स्टार्ट करोगे सर? मुगलों का सुप्रीम कोर्ट पढ़ाओगे क्या? नहीं, मैं ये पढ़ाऊंगा किस प्रकार से अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी, और वहीं से एक सिस्टम चालू होगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का। समझो किस प्रकार से क्या होता है। 1947 से पहले भारत में किसका रूल था? अंग्रेजों का। था कि नहीं था? अब अंग्रेज भी एक अच्छा प्रशासन चलाने की कोशिश करते थे, जहां की क्या हो, मोनोपोली हो, मोनोपोली हर क्षेत्र में हो। तो उसके लिए अलग अलग नियम अधिनियम लेकर आते थे। जिसे एक अधिनियम लेकर आया था, वो कौन सा अधिनियम? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सर ये अधिनियम को लेकर आए, सर ये पढ़ा क्यों रहा हो? क्योंकि इस अधिनियम के जरिए पहली बार भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी। अब मैं कहूंगा मैंने जो स्टेटमेंट कहा वो गलत है। भारत के नहीं, भारत के अंदर बंगाल के कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बंगाल में। बंगाल में कहां पर? कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किससे स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की। बोलो यहां तक कोई डाउट है? मैंने कहा कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लेकर आती है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। अब मैंने बोला बंगाल, तो इसका भी क्षेत्र अधिकार केवल क्या होगा? बंगाल। केवल केवल इसका क्षेत्र अधिकार क्या होगा? सिर्फ बंगाल। हाँ, और समझो, अब मैंने यहां पर कहा सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट मत देखो, भले अब लिखा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट की तरह काम नहीं करेगा। किसकी तरह काम करेगा? हाई कोर्ट की तरह। और किसका हाई कोर्ट मान के चलो? बंगाल का। लेकिन नाम क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट। बोलो ये कहानी क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। फिर आगे समझते हैं ना, आगे क्या होता है। फिर आगे भैया और जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर ये क्या करते हैं, 1800 में मद्रास, और 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, 1800 में मद्रास और 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर देते। अब मेरी बात सुनना, बंगाल का अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, मद्रास का अपना हो गया,
और बॉम्बे का अपना होगा। इनके सभी के क्या है, अपने अपने क्षेत्र अधिकार है। इतना समझ में आया? ये समझो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये यहाँ के हाई कोर्ट है। इतना क्लियर है? चलो अब समझते हैं आगे। फिर क्या होता है, एक अधिनियम लेकर आते हैं, हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। अब आएगा हाई कोर्ट का मामला। हाई कोर्ट अधिनियम 1861, इसमें क्या होती है कहानी समझो। अब समझो अभी तक क्या हो रहा था, हम अभी तक भाई सुप्रीम कोर्ट थे। अब इस अधिनियम के जरिए सुप्रीम कोर्ट वाली पिक्चर खत्म कर दी। मतलब सर, मतलब अब जहां जहां सुप्रीम कोर्ट था वहां वहां क्या हो जाएंगे, हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। अब मतलब अब सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं रहेगा, अब सुप्रीम कोर्ट की जगह क्या हो जाएंगे वहां पर, हाई कोर्ट। अब एक बात और आती, मतलब सामने सवाल आता है, सर क्या इंडिया लेवल पर कोई कोर्ट था क्या? बिल्कुल भी नहीं, इंडिया लेवल पर कोई कोर्ट नहीं था। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं, अपने अपने प्रेसिडेंसी लेवल पे थे। फिर क्या होता है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। कौन सा आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर इस अधिनियम के जरिए फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। अब सुनो, अभी तक भारत में कोई नेशनल लेवल पर कोर्ट नहीं था, मतलब अब पहली बार नेशनल लेवल पर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय, और यही है आज का सुप्रीम कोर्ट। देखो पिक्चर कहां से स्टार्ट होती है, पिक्चर स्टार्ट होती है बंगाल के सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्ट अधिनियम आता है 1861, सबको खत्म कर देता है ये। फिर क्या आता है, भारत शासन अधिनियम फेडरल कोर्ट लाता है, और या पूरा भारतीय लेवल का क्या होगा, पहला सुप्रीम कोर्ट होगा, मतलब फेडरल कोर्ट। समझ में आया? ये वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वही हमारा कंसिडर कर सकते हो आप, क्या है, फेडरल कोर्ट। ठीक है, चलो। और यहीं से क्या आती है, यहीं से सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही आता है, इसलिए मैंने पढ़ाया इतिहास थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। एक मिनट रुको, हाँ सर, ये फेडरल कोर्ट कहाँ गया? अरे यही है वो, बस का नाम चेंज कर दिया अपन ने। पहले क्या था ये, फेडरल, अब हमने क्या कर दिया, इसका नाम सुप्रीम। चलो, पहले इसका नाम क्या था, फेडरल, अब इसका नाम क्या कर दिया हमने, सुप्रीम। कोई फेडरल हमें किसकी याद दिलाता है, ब्रिटिश की, कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, इसलिए अपन इसका नाम क्या कर दिया, सुप्रीम कर दिया। चलो, यह था पूरा इतिहास, किसका इतिहास था ये, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो मैंने कहां से स्टार्ट करा, रेगुलेटरी एक्ट आता है कौन सा, 1773 का, उसके तहत 1775 में बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। इसका क्षेत्र अधिकार क्या रहेगा, केवल बंगाल। फिर आता है भैया 1800 में मद्रास, 1823 में बॉम्बे। हाईकोर्ट अधिनियम आता है 1861 का, जिसके तहत भैया सभी जगह सुप्रीम कोर्ट की को खत्म कर दिया, तो उसके बदले क्या आएंगे अब, हाईकोर्ट। और हर एक मतलब हर एक राज्यों में क्या होती है, हाईकोर्ट आ चुका था। फिर आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, जिसके तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है। बोलो पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं इंट्रो, बेसिक इंट्रो। सर कहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? पहली बात, कुछ कॉन्सेप्ट समझो, सुनो। हमारा जो भारत की न्यायपालिका है ना, वो कैसे इंटीग्रेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो हाईएस्ट कोर्ट है। क्या है, एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद क्या आते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सुनो, मान लो कोई मामला जाता है, मामला कहां पर गया, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, तो अपील कहां कर सकता है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अपील कहां कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारी भारतीय न्यायपालिका कैसी इंटीग्रेटेड, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो। दूसरा, जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, जो भारतीय संविधान का भाग 5 है, वो किसके बारे में बात करता है,
सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। जो अनुच्छेद आर्टिकल 124 टू 7, यह भी किसके बारे में बात करते हैं? ये भी बात करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ये बात करते हैं। चलो, ये था हमारा बेसिक इंट्रो। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। इतना समझ में आया बेसिक इंट्रो? अब मैं पढ़ाता हूँ इसका कंपोजिशन। ठीक है, इसको डब्बे में पैक कर देते हैं। कंपोजिशन में क्या पढ़ना है सर? देखो, सुप्रीम कोर्ट देखा आपने, सुनी तो होगा। उसमें एक न्यायाधीश होता है, जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी जजेस होते हैं। उल्टा बोल दिया ना, जजेस होते हैं और क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। समझो, कंपोजिशन ये है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(1) है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(1) किसके बारे में बात करता है? यह बात करता है संरचना, या हम इसको कहेंगे कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन में क्या बोला? देखो, आर्टिकल 124(1) ये बोलता है कि भैया भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 7 क्या होंगे? जजेस होंगे। बस इतना लिख दिया हमने। सर कभी मान लो जरूरत पड़ी जजों की संख्या बढ़ाने की, तो उसके लिए वो पार्लियामेंट को पावर दे दी। पार्लियामेंट से क्लियर ये बोल दे कि भाई साहब आप चाहो तो बाय लॉ, यानी एक अधिनियम लाकर, एक कानून लाकर आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। क्या बोल दिया? इनसे क्लियर कर दिया कि आप चाहो तो एक कानून लाकर, एक अधिनियम लाकर क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। जैसे उन्होंने परिवर्तन करा, कैसे? 1956 में संख्या कितनी हो गई? 11। लेकिन सवाल ये आएगा ना, सवाल ये आएगा कि भाई भारतीय संविधान के अंदर कितने जजेस और चीफ जस्टिस का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर यही होना चाहिए, 1+7। क्या होना चाहिए आपका आंसर? 1+7 होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? तो वो क्वेश्चन क्या होगा? अलग होगा। मैं आपको सारा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना याद कर लो। 2009 में थे 31, और 2019 में कितने हो गए? 33। तो हमारा यहाँ आज की संख्या कितनी हो गई? 1+33। वर्तमान में संख्या क्या है? 1+33। मतलब एक क्या होंगे? चीफ जस्टिस होंगे, और 33 क्या होंगे? जज होंगे। और ये संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, तो ये था पूरा इतिहास, बेसिक इंट्रो और कंपोजिशन। लेकिन अब सवाल आता है, सर भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? जजों की नियुक्ति कैसे होती है? इस पर बवाल भी हुआ है। बवाल क्या हुआ? चलो समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा रब करने में, है ना? चलो समझते हैं। देखो क्या होता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में एक बात लिखी है। क्या लिखी है? कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, चलो समझाते हैं। चलो समझो, छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। देखो समझो, हम दोनों का अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम किसका पढ़ते हैं? चीफ जस्टिस का। कोई मुख्य न्यायाधीश है ना, इनका पहले नहीं पढ़ेंगे, बुरा लग जाएगा उनको। चलो, हमारा भारतीय संविधान के अंदर एक बात लिखी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। फिर से बोल रहा हूं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये लाइन क्लियर हो गई? ठीक है सर, नियुक्ति करते समय क्या किसी की रिकमेंडेशन मानी जाती है क्या? देखो या कुछ रूल फॉलो किया जाता था। समझो, जब भी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, दो चीज देखेंगे। पहले जज बताएंगे भैया हम किसको अपॉइंट करवाना चाहते हैं, लेकिन जज किस आधार पर बताएंगे?
सीनियरिटी के रूल पर। मतलब सर, जो सबसे मोस्ट सीनियर जज होगा वही क्या बना दिया जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। भारत का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, जो सबसे क्या हो, सीनियर हो। सर सीनियर कहीं लिखा है क्या? नहीं, ऐसे कहीं नहीं लिखा है, कन्वेंशन है, परंपरा है, परंपरा है बस। ये सीनियरिटी किस बेस पर? एक्सपीरियंस, अनुभव के बेस पर। मतलब कौन ज्यादा लंबे समय तक जज रहा है, इस आधार पर क्या रहेगा, सीनियरिटी का रूल रहेगा। और उसी आधार पर जो मतलब जो सबसे सीनियर जज है उसको ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लेकिन बड़े चलता रहा था 1950 से लेकर 1973 तक, यही चलता रहा था। लेकिन बवाल होगा कब? 1973 में। बवाल क्या हुआ? 1973 में जो हमारी पीएम थी, कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी। उन्होंने इस रूल को बाईपास कर दिया। चलो मैं एक बार बता रहा हूँ, जैसे जजेस कुछ नाम देते हैं, नाम किसके पास जाते हैं? यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास जाते हैं। वो कहाँ भेजते हैं? पीएम को। पीएम कहाँ भेजता है? प्रेसिडेंट को। ये चलता रहा है। तो उस समय भी यही हुआ था, बढ़िया प्रोसेस फॉलो हो रही थी। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इस रूल को बाईपास कर दिया। किस रूल को? सीनियरिटी के रूल को बाईपास कर दिया। और किसको बना दिया? ए एन राय को भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। मतलब इस रूल को क्या कर दिया उन्होंने? बाईपास कर दिया। क्योंकि उन्होंने एक बार, हो सकता है शायद जो चीफ जस्टिस जिसको बना था उन्होंने कुछ उनके खिलाफ डिसीजन दिया था, इसलिए शायद का, हाँ वही बात है। फिर 1977 वापस बाईपास कर दिया। वो एमयू बेग को बना दिया। किसको बना दिया? एमयू बेग को। बोलो इतने कहानी क्लियर है? 1973 में रूल पहले बाईपास कर दिया, सीनियरिटी का रूल। कौन सीनियर विनियर हम नहीं जानते किसी को, हम किसको अपॉइंट करेंगे? एन राय को। कोई इन्होंने फेवर में वोट दिया था एक बार। फिर एमयू बेग को कर दिया अपॉइंट 1977 में। दोनोंबार रूल बाईपास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब तो भाई ये क्या हो रहा है यार, मतलब हम नाम किसी और का भेजते हैं, अपॉइंटमेंट किसी और की हो जाती है। उन्होंने बोल दिया सेकंड केस। एक केस आता है 1993 का केस। कौन सा केस आता है? 1993 का केस। हाँ, 1993 का केसेस आता है। और इस केस में ये क्लियर कर दिया जाता है कि भाई जो भी नाम पहुंचाया जाएगा, जो भी नाम हमारा द्वारा पहुंचाया जाएगा, वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होगा। मतलब उनको ये बात मानना पड़ेगी। जिस चीफ जस्टिस का नाम हमने पहुंचाया उसको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब जो सीनियर मोस्ट सीनियर जज होगा हम उसका नाम पहुंचाएंगे, उसी को आपको एज ए चीफ जस्टिस आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। एक का बोल दिया 1993 में सेकंड केस। चलो ये तो हो गई चीफ जस्टिस की कहानी खत्म। अब आगे की कहानी समझो। एक कहानी और सुनाता हूं जजों की। देखो, जो जज होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होती है, समझो। अब इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, नियुक्ति किसको करेंगे? नियुक्त किसको करेंगे, सवाल ये आता ना। उन्हीं को नियुक्त करेंगे जो चीफ जस्टिस जिनके नाम पहुंचाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके राष्ट्रपति जजों को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, जज को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि जो नाम चीफ जस्टिस पहुंचा रहे हैं वो राष्ट्रपति को मानना है कि नहीं मानना। ये कहीं नहीं लिखा भारतीय संविधान के अंदर। तो इसको लेकर कुछ केस आते हैं। जैसे केस आता है 1982 का फर्स्ट केस, फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस। इसमें एक लाइन लिख दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली कि भैया कंसल्ट का मतलब ये नहीं कि भैया राष्ट्रपति के ऊपर बाध्य होगा, सिर्फ ये विचारों का आदान प्रदान है, बस इतना सा लिख दिया, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ओनली। मतलब ये नहीं कि नाम दिया आपको मानने पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस चक्कर में भैया ने रूल बाईपास कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गलती होगी, यहाँ पर भी गलती होगी। तो फिर क्या होने लग गया,
अब इतनी गलती हो रही तो सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब होने लगा। एक केस और आता है 1993 का केस। कौन कौन सा केस आता है? 1993 का केस। सेकंड जज आता है, सेकंड जज केस। उसमें क्या हो जाता है, उसको मैं रब कर देता हूँ, चलो यहाँ समझो। उसमें ये बोल देते कि भैया अब से क्या होगा, एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होगी। मतलब सर, मतलब अब ये नहीं कि हमने नाम पूछा, आपने रिकमेंडेशन माने कि माने, ऐसा कुछ नहीं होगा आपसे। मतलब मैं और दो जज बैठेंगे, मतलब एक चीफ जस्टिस बैठेगा और दो जज बैठेंगे। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कोलेजियम। क्या बोलेंगे? कोलेजियम। और जो कोलेजियम नाम पूछाएगा, जो कोलेजियम नाम पूछाएगा, उसी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर बाध्य होगा। सुनो, सेकंड केस आता है 1993 का। इसमें एक बात क्लियर कर देते हैं, कौन सुप्रीम कोर्ट एक बात क्लियर कर देती है कि भाई तीन लोग बैठेंगे, एक चीफ जस्टिस और दो जज बैठेंगे। ये बने रहेगा कोलेजियम सिस्टम। इस कोलेजियम ये सिस्टम, ये जो कोलेजियम है, ये जो नाम पहुंचाएगा वही आपको मानना पड़ेगा, वो उसी को सर्वोच्च न्यायालय का जज अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जजों की नियुक्ति कौन करवाएगा? ये कोलेजियम करवाएगा। और जो भी एडवाइस देगा वो आपको मानना पड़ेगा, कि आपके ऊपर क्या होगा, बाध्य होगा। हो भैया, फिर कोलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया कब? 1998 में। थर्ड केस आता है, दिख रहा है, हाँ, थर्ड केस आता है 1998 में। इसमें कॉलेजियम सिस्टम को 1+5 कर देते हैं, मतलब एक चीफ जस्टिस होगा, 5 क्या होंगे, जज होंगे। सर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्या हो रहा था, बवाल हो रहा था। बवाल क्या हो रहा था, मान लो ये तीन लोग बैठे, एक फेवर में दो अनफेवर में, तो कंडीशन थोड़ी सी ऐसी हो जाती थी, है ना। तो फिर क्या हो रहा, 5 एक्सटेंड कर दिया उसको। थोड़ा सा एक्सटेंड करने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा मामला सही हो गया। चलो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब भैया फोर्थ केस आता है, जस्ट केस आता है 2014 में। 2014, हाँ मेरी बात सुनना, जो कॉलेजियम नाम देगा राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा, बाध्य होगा उसके ऊपर, ठीक है। इस लाइन को याद रखना। फिर 2014 में मोदी जी आते हैं। मोदी जी बोलते हैं भाई कॉलेजियम को मैं खत्म करूंगा, कोई इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैं लेकर आऊंगा इसके बदले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कब लेकर आया था? ये 2014 में। उन्होंने क्लियर कर दिया इसमें कि भैया अब से हम करेंगे अपॉइंटमेंट, मतलब मैं भी आऊंगा इसमें अपॉइंटमेंट में। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हो गया, ऐसे कैसे जाओगे तुम? 99 संविधान संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आ गए। सुप्रीम कोर्ट का वापस से दिमाग खराब हो गया, क्या कर क्या रहे हो भैया, क्यों दखल अंदाजी करो दे रहे हो हमारा मामले में? नहीं भैया हम नहीं मानते, खत्म। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को तुरंत खत्म कर दिया, सुनी भी नहीं ज्यादा। 1+4 थे, जगदीश गेर साहब क्या थे उस समय, चीफ जस्टिस थे भारत के ना। तो 1+4, 1/4 से, मतलब एक फेवर में गया, 1:4, और 4 लोग फेवर में गए, एक अनफेवर में गए थे ना। तो खत्म कर दिया किसको? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को यहाँ पर खत्म कर दिया। बोले यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब दो चीजें पढ़ानी मुझे, क्वालिफिकेशन और कार्यकाल, बस छोटी सी कहानी है। देखो बोर्ड केस हो गया, समझो ये गिर गया बेचारा, है ना। समझ में आया? तो देखो फाइनली अब ये समझो कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति। नाम कौन देगा? चीफ जस्टिस। और जो चीफ जस्टिस नाम देगा वही किसको मानना पड़ेगा? किसको मानना पड़ेगा ये, है ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, मतलब राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। लास्ट चीज पढ़ते क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या आनी चाहिए कि भैया यदि किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो हाई कोर्ट के अंदर 5 सालों तक क्या होना चाहिए? वो जज होना चाहिए। दूसरा, यदि किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, कम से कम 10 साल तक क्या होना चाहिए? एडवोकेट होना चाहिए। समझ में आया? तो ये थी पूरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब समझते हैं टेन्यूर। टेन्यूर कितना होगा? टेन्यूर होगा 5 साल का, 6 साल और 65 वर्ष, सॉरी 6 साल और 65 वर्ष का क्या होगा? कार्यकाल होगा, ठीक है। हाँ, इसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई मिनिमम इसका क्राइटेरिया नहीं है। वैसे पहली बात तो 6 साल कंप्लीट कर ही नहीं पाते, उससे पहले रिटायर हो जाते हैं बेचारे ना, 65 वर्ष की आयु में।
कोई मिनिमम आयु का क्राइटेरिया मतलब 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। इसमें एक चीज जोड़ लेना कि भाई जिसको राष्ट्रपति अपने ओपिनियन के आधार पर भी कर सकता है ना, मतलब जिसको न्यायपालिका क्या है नॉलेज है उसको भी अपॉइंट कर सकता है। क्वालिफिकेशन समझ में आए, जो हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक क्या हो जज हो, या हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक क्या हो वकील हो। दूसरा, कार्यकाल कितना होता है 6 साल 65 वर्ष, मिनिमम आयु का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब शपथ, राष्ट्रपति शपथ में दिलवाता है इनको, राष्ट्रपति दिलवाता है। कौन दिलवाता है इनको शपथ? राष्ट्रपति, ठीक है। चलो, तो क्वालिफिकेशन हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कंपोजिशन 1+7 है भारतीय संविधान के अंदर, वर्तमान में कितना है 1+33, ठीक है। तो पूरी कहानी खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट का बच्चा क्या है? सिर्फ जुरिसडिक्शन बच्चा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाता है, ये 2 चीजें बची है, ठीक है। ये 2 चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। यदि आपको कोई डाउट है इस क्लास में तो आपको कल वो रिवाइज करवा दो नेक्स्ट क्लास में, फिर हम आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।